या बगैर वोट डाले चले जाएंगे। ऐसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों जाएंगे आप, तो बोले नहीं नहीं, तेरा हिमायत आम पक जाता जाके खाने का है। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये बोल रहे कि नहीं, गर्मी बहुत रही थी, छुट्टी का दिन है, जरा तफरी हो जाती। मेरे भाई, वोट एक अमानत है और अमानत का इस्तेमाल आपको करना है, और वो सिर्फ इलेक्शन के इंतखाबात के रायदही के दिन ही हो सकता है। तो आप अगर एक दिन हिमायत आम जाकर नहीं खाए तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीनन ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, बल्कि आप फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। क्या आप वोट नहीं डालकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये आपको फैसला लेना है। आइमाए मस्जिद और कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने हर जुमे के अपने बयान में, वाज में हम तमाम को तरगीब दे रहे हैं, हम तमाम को नसीहतें कर रहे हैं कि निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो खुदा के लिए उस दिन आप लोग अपने घर को छोड़कर कहीं तफरी के लिए मत जाइए। 40-45 मिनट आपको लगेंगे। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाती है। आप अपने तमाम अफराद खानदान को लेकर अपने पोलिंग बूथ को जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जब आप मशीन पे वोट दबाएंगे तो वो जो बटन है उसको उस वक्त तक दबा के रखिए जब तक कि उसमें टी बोल के आवाज नहीं आती। और उसके बाद मशीन के बाजू एक और छोटी मशीन होगी, उसमें से एक छिट्टी निकलेगी। उस छिट्टी के ऊपर आपने पतंग के निशान पर बटन दबाया तो उस छिट्टी में पतंग की फोटो आएगी और आप उसको देखिए। 30 सेकंड तक वो छिट्टी आपको नजर आएगी, उसके बाद वो छिट्टी नीचे गिर जाएगी। और एक अहम बात कि जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो अपने साथ सेल फोन लेके मत जाइए, क्योंकि पिछले असेंबली के इलेक्शन में बहुत से मुकामात पर हमारे मर्द हजरात अपने अफराद खानदान को लेके गए और जैसा उन्हें एंटर हुए, दाखिल हुए पोलिंग बूथ में, प्रिसाइडिंग अफसर ने कहा कि आपको सेल फोन लाने की इजाजत नहीं है। तो बाज लोग बड़े नाराज होकर बोले कि ठीक है, जब सेल फोन मैं कहां ले जाके रखूं, अब किसको दूं सेल फोन, आप भी नहीं रखते, मैं वोट नहीं डालता, मैं जाता। अब उन्होंने चले गए तो अब बेगम बेचारी क्या करेंगे? उन्होंने बोले हम भी चले आते। अब बेटी बोली अब्बा जा रहे, बेटा बोला अब्बा जा रहे, हम भी चले गए। कई लोग ऐसे ही चले गए। तो सेल फोन अपने घर में रखो मेरे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल फोन को 40 मिनट छोड़ के आए तो यकीन मानो जहनी सुकून मिलता आपको। आप देख लो, अगर कभी आपको सर में दर्द हो रहा ना, एक आधा घंटा सेल फोन दूर रखो, आप खुद ब खुद ही सर का दर्द चले आता। तो सेल फोन को लेके मत जाइए, पोलिंग बूथ को जाइए और तमाम जिस आपके पास इलेक्टोरल कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो जिस पर आपकी फोटो लगी हुई है, उसको लेके जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और एक बात हम लोग गलती कर लेते कि भाई मेरे नाम पे फोटो है तो उन्हें समझते कि मेरी बेगम भी वोट डाल लेंगी, मेरा बेटा भी डालेगा। नहीं, जिसका नाम है उसके साथ उनकी फोटो और शनाख्ती कार्ड जो भी लेके जाइए। तो सब लोग अभी से उसकी तैयारी करिए, जमा कर लीजिए तमाम चीजों को और उसके बाद जाइए। और एक हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि क़बल अज़ वक्त इंशाअल्लाह ताला छिट्टियां बांटने का इंतजाम हम कर रहे हैं और उसके बाद आपके घर पर हम स्टिकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फुला जगह पर बूथ नंबर है और आपका सीरियल नंबर ये है। और एक हम इंशाअल्लाह मजलिस से कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग से 4-5 दिन पहले इंशाअल्लाह हम लोग टेबल लगाएंगे जहां जहां आपके घर है। आप अगर छुट्टी आपको नहीं मिली तो आप उस टेबल के पास आएंगे और अपनी छुट्टी लेके जाएंगे ताकि आपको जाने में आसानी हो सके। तो ये तमाम चीजें, ये अहम गुजारिशात हैं जिसका अक्सर हम जिक्र नहीं करते, बातचीत नहीं करते। तो आप जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए
और जब वोट डाल के वापिस आ जाएंगे आप, तो एक मेरी आपसे गुजारिश है कि जरा फोन करिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको भी तरगीब दीजिए कि देखो हम वोट डालकर आ गए हैं पतंग के निशान पर, जरा आप भी निकलिए। तो मैं आपसे अपील एक और साथ ही साथ में हमारे जमात के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि आज से 30 साल पहले, 25-30 साल पहले जो मजलिस के मरहूम कायदीन थे, उसमें एक तबका ऐसा था जिनका काम सिर्फ ये होता था कि घर पे जाके अवाम को निकालना कि चल के वोट डालो। आज वो लोग नहीं हमारे पास, आप महसूस कर रहे हो, नहीं हमारे पास वो लोग। हमारे पास क्या है? पोलिंग बूथ को जाना, वहां पर पोलिंग एजेंट बैठना, वहां पे टेबल लगा दिए। एक तीसरा जो ग्रुप हमको तैयार करना पड़ेगा, मजलिस को तैयार करना पड़ेगा, यहां के जिम्मेदारों को तैयार करना पड़ेगा, जो उस इलाके के 10-10 घर की जिम्मेदारी ले लिए हम। और उस ग्रुप का काम ऐसा होना जैसा कि शहरी के वक्त एक आके आदमी डफ बजाकर गाने गाकर उठाता लोगों को, वैसा हमको एक ग्रुप को तैयार करना पड़ेगा, जो लोग को घरों से निकालकर उनको बोलना कि चलो जाके वोट डालिए। सिर्फ खाली खटका मार के ऐसा नहीं, बल्कि उनको पकड़ना पड़ेगा कि चलिए आप निकल के वोट डालिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाजुक तरीन पार्लियामेंट इलेक्शन है। मैं आपको जज्बात पे लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपनी जो मेरे पास जो वक्त है उसमें आपको बताऊंगा नाजुक तरीन और अहम तरीन क्यों है। तो इसको आप समझिए। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर आप ये समझ रहे हैं अरे नहीं मजलिस ही जीतेंगी, इंशाल्लाह मजलिस ही जीतेंगे यहां से इंशाल्लाह ताला, मगर वोट आपको अपना एक एक वोट इस्तेमाल करना है। और वोट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ मजलिस को कामयाब नहीं कर रहे, यहां से आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस का उम्मीदवार है 5वीं मर्तबा, उनको आप वोट नहीं दे रहे, बल्कि जब आप अपने के वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने वोट के जरिए उन लोगों को, उन ताकतों को, उन जालिमों को पैगाम दे रहे हैं जो भारत में नफरत की दीवारों को उठा चुके हैं, जो भारत में नफरत की दीवारों को उठाकर इबादत गाहों को निशाना बनाना चाहते हैं। आप मजलिस के हक में एक वोट देकर उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं जिन्होंने हमारी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया। आप मजलिस के पतंग के निशान पर एक एक वोट को इस्तेमाल करके आप उन ताकतों को पैगाम दे रहे हैं जो ट्रिपल तलाक का गलत कानून बना चुके हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम खवातीन को पड़ रहा है। आप अपने एक एक वोट इस्तेमाल करके जमहूरी तरीके से आप बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं कि तुमने CAA का जो कानून बनाया, तुम NPR NRC करना चाहते हो इस देश में, ताकि हमारे ही शहर में, हमारे ही रियासत में, हमारे ही मुल्क में हमको स्टेटलेस कर दिया जाएगा। आप अपने के वोट का इस्तेमाल करके उन ताकतों को ये पैगाम दे रहे हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान के वजीर आजम को पैगाम दे रहेंगे कि जो कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश के घुसपैठी हैं, आपका एक एक वोट जब पतंग के निशान पर दबेगा तो आप वजीर आजम को बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या श्रीलंका या बर्मा से नहीं आए, हम 550-600 साल से सरजमीन पर जिंदा है, जहां बानी और हुक्मरानी हमने की। हम तुम्हारे झूठ का जवाब पतंग के निशान पर बटन दबाकर देंगे। इसलिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आप अगर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उन ताकतों से कह रहे हैं कि और तुमको जो करना है कर लो। आप अपने वोट का इस्तेमाल सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को या मजलिस के MP को मुंतखब करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने वोट का इस्तेमाल इसलिए भी आपको करना है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो,
इन रियासतों के लोग जहां पर उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, जहां पर उनकी कोई आवाज नहीं है, आप उनसे कह रहे कि हम यहां से अपने नुमाइंदे को कामयाब तो कर रहे, मगर वो तुम्हारी भी आवाज बनेगा, वो तुम्हारी भी तकालीफ को महसूस करेगा, और जब वो पार्लियामेंट को जाएगा तो सिर्फ हैदराबाद की आवाम का नहीं, बल्कि भारत के हर गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनेगा। वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि दलितों की और कमजोरों की एक आवाज बनकर, एक ताकत बनकर लड़ती आया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम लोग अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, सुबह के अवलीन वक्त से निकलिए और जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर एक दिन आप बगैर खाना खाए वोट डालकर आएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आपकी सेहत तरोताजा रहेगी। हाँ, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो यकीनन सेहत के तकाजे हैं, मगर अगर आप ये समझेंगे कि नहीं 11 बजे जाऊंगा, 11 बजे नहीं जाते हम लोग, 12 बजे बोलते, फिर नफ्स बोलता रहे जोहर पढ़ के जाएंगे, फिर बोलता रहे ठहरो मियां अभी धूप बहुत है, 3 बजे 4 बजे, इसीलिए देखते देखते अरे जान दो भाई, अब कहां पूरे डाल दिए वोट, कैसा भी जीत रहे नहीं। मेरे भाई याद रखो, इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में, जिस वतन अजीज को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से, अपनी जानों की कुर्बानी से अंग्रेजों से आजाद किया, आज उसी मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा दिया गया। आज उसी वतन अजीज में हमको निशाना बना दिया गया। इस मुल्क में 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी इनफरादियत को, अपनी शख्सियत को फरोग दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम देश को यह पैगाम दे चुके हैं कि एक ही आदमी है मुल्क के लिए, 133 करोड़ का मुल्क है आबादी में, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि एक ही आदमी इस मुल्क के लिए को चलाने के लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी ने क्या एक पैगाम दिया? एक ही आइडियोलॉजी रहेगी, एक ही फिक्र रहेगा। नरेंद्र मोदी ने पैगाम दिया 10 साल में कि एक ही मजहब होगा, एक ही जबान बोली जाएगी, एक ही इलेक्शन होगा और एक ही टैक्स होगा। यह खतरनाक है हमारी भारत की जमहूरियत के लिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा गलत अगर काम किया, उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, तो हमारे दीगर अपनाए वतन में मुस्लिम अकलियत के ताल्लुक से शक और शुबार को पैदा कर दिया, नफरतों को पैदा कर दिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने काम यह किया कि नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। तीसरा अहम काम उन्होंने जो मुल्क को कमजोर करने का किया, महंगाई आसमानों को छू रही, तनख्वाहें कम हो चुकी हैं। आप बताइए, मुल्क ऐसे चलेगा? क्या मुल्क एक आदमी के ऊपर चलेगा? क्या मुल्क एक आइडियोलॉजी पर चलेगा? क्या मुल्क एक मजहब के नाम पर चलेगा, एक तहजीब के नाम पर चलेगा, एक इलेक्शन के नाम पर चलेगा, एक टैक्स के नाम पर चलेगा? इसीलिए 13 तारीख को इन तमाम चीजों के खिलाफ आपको उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और आपको वोट का इस्तेमाल इसलिए भी करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मरहूम कायद सालार ने, जितने मजलिस के जिम्मेदार आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जमात के लिए जो कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां देने का मकसद और उनकी जिंदगी का पैगाम इस जमात का नज़्मुल-ऐन यही है कि हमारी एक सियासी आवाज हो, हमारी सियासी नुमाइंदगी में इजाफा हो। इसीलिए आप देखते हैं कि मजलिस के 7 अरकान असम्बली है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की ऐवान असम्बली को, उससे पहले आंध्रा की ऐवान असम्बली को हिला के रख दिए। आज मजलिस के 2 रुकने पार्लिमान है, 500 का ऐवान पार्लिमान है, मगर 2 आपके लोग जब खड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पूरे हमारी तरफ नजरें उठाकर देखती है कि अब देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। पूरा मुल्क बेचैन होता है कि ये 2 MP क्या बोलने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला
अब की बार 3 रुकने पार्लिमान मजलिस के कामयाब होकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किशनगंज में 26 तारीख को पोलिंग हुई है। अख्तरुल ईमान साहब हमारे एमएलए, सदर और पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने मुझसे फोन से बात करके कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा है कि इस बार किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी कामयाब होगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको कामयाब करेगा। एक ऐसा शख्स अख्तरुल ईमान जो बेलौस गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला 3 मजलिस के एमपीस कामयाब होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, नफरत को खत्म करना। इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि एक उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में इम्तिहान हुआ, 4 बच्चे इम्तिहान लिखे और इम्तिहान के आंसर पेपर में उन्होंने क्या लिखा, क्वेश्चन के जवाब नहीं लिखा, लिख दिया जय श्री राम। और जो एग्जामिनर था उनको 50% मार्क्स दिया। एग्जामिनर 50% मार्क्स लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम कि देश के वजीर आजम इतना मुसलमान करते हैं। उस एग्जामिनर को मालूम कि अगर मैं इस पर मार्क्स नहीं दूंगा तो एक मॉब जमा हो जाएगा जो आकर उसको मारेंगे, पीटेंगे। इसलिए उस एग्जामिनर ने समझा कि जब देश का वजीर आजम खुद नफरत फैला रहा है तो मुझे भी कुछ मार्क्स देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसा होता है क्या? ये मजाक नहीं है, नफरत के मजाहरे। अब मजाक ये है कि शायद वो 3 स्टूडेंट्स का नाम मैं बताता हूं आपको। एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम योगी, एक का नाम अमित शाह, चौथे का नाम जेपी नड्डा। ये चारों कुछ भी नहीं करे मुल्क के लिए, बर्बाद कर दिए। मगर अब लिख दिए तो बोल रहे हमको वोट दो, हम ऐसा कर दिए, वो बना दिए। ये आज मुल्क का हाल करके रख दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, बोलते हैं ना, मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, और फोटो भी डालते, देखो मुझे राखी बांध दिए। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को बचा लिया। कैसा बचाए बताता हूं आपको। यह ट्रिपल तलाक का कानून गलत कानून है, गंदा कानून है, जिससे हमारी मुस्लिम खवातीन का ही नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनका। मगर ये वजीर आजम के जो ढकोसले वादे हैं, आपको याद दिला रहा हूं, उन्नाव एक शहर है उत्तर प्रदेश में, एक दलित बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी। इल्जाम लगा एक बीजेपी वाले के ऊपर लगा, आपको याद होगा। जम्मू में एक मासूम बच्ची आसिफा की अस्मत रेजी की गई थी और उस मासूम बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों का ताल्लुक भी बीजेपी से था, संघ परिवार से था। उसकी ताईद में निकले बीजेपी के लोग। बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वाले भी कौन थे, और उनको रिमिशन पर छोड़ने वाले का नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी था। आज कर्नाटका में एक बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार है, उसका नाम जबान पे नहीं आता, उस शख्स का नाम क्या है, नाम उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। ये प्रज्वल रेवन्ना मांडिया एक पार्लियामेंट की सीट है। नरेंद्र मोदी उसके लिए जाकर वोट मांगे लोगों से, जनता से तकरीर किए, और वो प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2000 वीडियो निकले। कितने निकले? 2000 वीडियो निकले। और इतनी गंदगी उस वीडियो में है कि एक 70 साल की औरत से ये कमीना उसका इस्तेसाल कर रहा है। एक पुलिस की ऑफिसर से उसका वीडियो बनाया, टीवी के एंकर का वीडियो बनाया,
जो उससे काम करे, घर के मुलाजिमीन से उनका वीडियो बनाया। उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट की भीख मांगी। यह नरेंद्र मोदी का काम। और नरेंद्र मोदी बोलते मैं नारी शक्ति, मैंने 33% रिजर्वेशन दे दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको जरा शर्म नहीं आई ऐसे शख्स के लिए वोट मांगने के लिए? और हैरत की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मालूम था यह शख्स ऐसी गंदी जहनियत का है। इसके वीडियो नरेंद्र मोदी के इंटेलिजेंस के पास थे। वहां का एक मुकामी उस पार्लिमानी हल्के का बीजेपी का जिम्मेदार सच में लिखा कि इसको टिकट मत दो, ये गंदा है। मगर नरेंद्र मोदी उसके लिए कैंपेन करने गए, इंतखाबी मुहिम चलाए, डाइस से उसको हाथ मिलाया। अच्छा, अब इसका बरक्स देख लो। अगर उसका नाम अब्दुल होता, उसका नाम अगर अब्दुल होता तो एनआईए पहुंच जाती और क्या बोलती? अब्दुल लव जिहाद कर रहा था, अब्दुल लव जिहाद कर रहा था। मगर यहां पर प्रज्वल रेवन्ना नाम है तो नरेंद्र मोदी की जबान में दही जम चुका है, कुछ नहीं बोल रहे। अमित शाह आ रहे हैदराबाद को, अमित शाह चैलेंज कर रहा हूं, बोलो तुम प्रज्वल रेवन्ना के बारे में, तुमने कैसे टिकट दिया? तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमारे पार्टी का नहीं था। यह और बड़ा मसला है, तुम्हारी पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टी का था। तुमको मालूम था कि यह कमबख्त, यह कमीना है, गंदा है, यह औरतों का इस्तेसाल करता है और मेरी नजर में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है जो औरतों का इस्तेसाल करता है, वो हैवान है। 2000 वीडियो उसके, और आप नरेंद्र मोदी चले गए, भाइयों बहनों इसको वोट दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं ये बीजेपी क्या कर रही है इस मुल्क में, इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो मेरी आप कदमन गुजारिश है कि आप 13 तारीख को निकल कर वोट डालिए। ये जो बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर, जिसका जिक्र हाफिज मुजफ्फर साहब ने कहा कि तीर मारेंगे, मेरे भाई तीर याद रखिए, आरएसएस हमेशा जो काम करती है ना मुस्तकबिल में, पहले छोटे छोटे उसके तजुर्बे करती है, छोटे छोटे तजुर्बे करती है आरएसएस। तारीख उठाकर देख लो आप, एक चुमटी लेके देखते आपका रिएक्शन कैसा है। अगर आप ठंडे हैं तो बोलेंगे नहीं, इनका जमीर मुर्दार हो चुका है, जो चाहे करेंगे। वो जो तीर मारने का प्रोग्राम था, वो ये देखना था कि तुम्हारा जमीर जिंदा है या नहीं, तुम जिंदगी का सबूत दोगे या नहीं दोगे। अगर जिंदा है तो 13 तारीख को बटन दबाओ पतंग के निशान पर, वरना याद रखो यही आरएसएस की साजिश रही है। 2025 में आरएसएस अपने 100 साल मनाएगी। वो तीर मस्जिद के तरफ था, मगर वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने की एक साजिश का हिस्सा है। वो तीर मस्जिद की तरफ था, मगर तेलंगाना को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का एक उनका मंसूबा है। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पहचानो इनकी इन तमाम हरकतों को। और मैं नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बनारस को गया था, यहां पर भी आते, आके बड़ा बड़ा लंबा लंबा छोड़ के जाते। बनारस को मैं गया, बनारस को जाकर मैंने वहां पर बुनकरों की बस्ती है, जिसको अंसारी बोलते, अंसारी भाई जो पावर लूम चलाते। मैं आपको उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूं। पावर लूम, मैंने पूछा बताओ पावर लूम कैसी चल रही है आपकी? तो बोले हमारे 50% बच्चे दिल्ली, बंबई, बड़े बड़े शहरों में चले गए। फिर कहा कि बिजली का क्या है? पावर लूम चलाने के लिए बिजली की जरूरत है। तो बोले साहब बिजली की कीमत आसमानों को छू रही है, कैसा चलेगा पावर लूम? मैंने उन अंसारी भाइयों से पूछा बताओ तुम्हारे कोई बच्चे बाहर पढ़ते हैं? तो बोले कोई नहीं पढ़ता, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही कि बड़ी दिल की तकलीफ हुई कि जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी नरेंद्र मोदी है, उन्होंने मुझसे कहा अरे असद साहब, हमारी तकलीफ तो यह है
कि अगर बिजली का बिल हमारे अब्बा के नाम पे है और अगर अब्बा का इंतकाल हो गया तो बीजेपी की हुकूमत मेरे नाम पर बिजली का बिल तब्दील नहीं करती। बिजली का बिल तब्दील नहीं होता उनके नाम पे। आप बताओ, और आप और हम क्या करते? दाल मामला चल रहा, या अब्बा के नाम पे बिजली का बिल है, बेटे के नाम पे तब्दील नहीं होता। बनारस की सिल्क की साड़ी, मन से पूछा कि तुम्हारे पास कोई सेठ है? तो बोले कहां सेठ है, हम तो मजदूर हैं। वैसी साहब मेरे भाई ये हाल हो चुका है। लोग बोलते, मुखालिफीन बोलते और बीजेपी वाले बहुत बातें करते, मगर जो घर में है लोग, मजलिस क्या करी? अरे दीवाने, मजलिस क्या करी? तो अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। मुख्तसर से वक्त में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में ईद की नमाज 4-4 मरतबा हुई, 3-3 मरतबा हुई, 2-2 मरतबा हुई। क्यों हुई? क्योंकि हुकूमत ने कहा रोड पे नमाज नहीं पढ़ना। और तुम और हम यहां पर हैदराबाद में क्या कर रहे थे? माह रमजान में तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे। तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांग रहे थे। यह फर्क है क़ियादत का, यह फर्क है तुम्हारे शऊर का, तुम्हारे इत्तेहाद का। जहां पर क़ियादत नहीं, वहां पर रुकू में है तो कोई लात मार रहा है पुलिस वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को समझो आप, इस बात को समझो आप कि आपकी नुमाइंदगी जरूरी है, आपकी आवाज जरूरी है। और फिर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से जलसे और जुलूस होते रहेंगे, मगर मैं आपको जरा, क्योंकि मामला बहुत गर्म कर दिया, जरा ठंडा भी करके जाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे हजरत पुलिस बोलेंगे साहब बहुत गर्म कर दिया। आप गर्म नहीं करा भाई, सच्चाई को बयान किया। अब जरा तकरीर का इख्तिताम होगा। कितना टाइम है? 4 मिनट है। तकरीर का इख्तिताम होगा तो बाद में आप लोग शामिल होना मेरे साथ इंशाअल्लाह जरूर। हाँ अम्मा तुम है यहाँ पे, हो रहा नहीं हो रहा? हाँ आज ज्यादा हुआ दिख रहा फेल। हाँ हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, बड़ा जिंदाबाद। अब फिर उससे कंप्लेन देंगे, फिर बड़ा जिंदाबाद बोले। कुछ बोले कि परेशानी है तो खैर सुनिए, थोड़ा सुनिए गौर से। थोड़ा मैं भी चोरी करके लाया इसको, मेरा कलाम नहीं है ये, दूसरे लोगों का है, थोड़ा तरमीम कर लिया। ये मोदी के ऊपर है। मुस्लिम औरतों की झूठी फिक्र है, मुस्लिम औरतों की झूठी फिक्र है। रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे है, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे है। नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मोदी जी हिंदू मुसलमान करके अपने घर का राशन भर ले रहे, हिंदू मुसलमान कर को अपना घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखे मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, मोदी बोल रहे रेल भी बेचता हूं, BHL भी बेचता हूं, तुम बोले तो जेल भी बेच देते हैं। कैसी तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इसके बच्चे उसके बच्चे, इसके बच्चे उसके बच्चे, कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। गरीब भूखा मर रहा, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदलते, हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। समझे? अब आखिरी पाकिस्तान को ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोल रहे थे, और चीन से डर को बैठो, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब 13 तारीख को पूरे खानदान को लेकर जाएंगे, नहीं जाएंगे?
बेगम को भी लिख जाएंगे ना साहब? अरे आवाज नहीं बोल, बेगम को भी लिख जाएंगे ना, लिख जाएंगे तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, नहीं बोले तो मैसा तो नको होने दो, समझे ना आप। तो इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के दिन आप तमाम से अपील की जाती है, अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को नहीं बल्कि अपने इत्तेहाद को कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।